वेरी वेरी गुड इवनिंग सारे बच्चों को। आई होप कि सारे बच्चों का क्लास 11th एकदम अच्छे से पास आउट हो गया है। बहुत अच्छे नंबरों से आप पास कर गए हैं। हमारा भी क्लास 12th का कोर एकेडमी में बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। मैक्सिमम बच्चे एनरोल भी कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमारा डेमो क्लास, हमारा फर्स्ट क्लास अटेंड किया, प्लस हमारा बैकअप क्लास भी अटेंड किया। ये वीडियो हम स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो ना ही हमारा फर्स्ट क्लास डेमो क्लास अटेंड कर पाए और ना ही हमारा बैकअप क्लास अटेंड कर पाए। तो ऐसा वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कोर एकेडमी में ज्वाइन होना चाहते हैं बट और उन्होंने फर्स्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखा, उन्होंने हमारा बेसिक फंडामेंटल्स नहीं देखा। उन बच्चों को एट पार लाने के लिए ये वीडियो हमने बनाया है। ठीक है सर। जैसे कि आप सारे बच्चे क्लास 11th पास आउट हैं, आप लोगों ने कॉमर्स ही लिया है, आप लोगों ने स्ट्रीम नहीं बदला है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो अकाउंटेंसी में हमने क्लास 11th में टोटल सोल प्रोप्राइटर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। एक सोल प्रोप्राइटर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाता है? जर्नल एंट्री पास करके, लेजर पोस्टिंग करके, ट्रायल बैलेंस बना के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के और बैलेंस शीट बना के। ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस हमने एक सोल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 11th में पढ़ा था। क्लास 12th में सिलेबस थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पे आपको सोल प्रोप्राइटर के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको एक स्टेप आगे, दैट इज पार्टनरशिप, कंपनीज, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करके चलना है। ठीक है सर। तो क्यों ना हम आगे प्रोसीड करने से पहले पूरा क्लास 12th का सिलेबस आउटलाइन एक बार इसको ड्रॉ करके चलते हैं। ओके सर। तो सारे बच्चे अपना अपना कॉपी निकालेंगे और जैसा जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आप लोग भी प्रोसीड करें लिखने के लिए। ओके सर। अगर हम बात करें क्लास 12th अकाउंटेंसी का सिलेबस, तो हमारे सिलेबस में टोटल 3 पार्ट है, 3 सेक्शन है। पहला पार्टनरशिप अकाउंटिंग, सेकंड कंपनीज अकाउंटिंग, थर्ड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये जो 3 सेक्शन हैं ये हमने क्लास 11th में नहीं पढ़ा है। क्लास 11th was totally focused on a sole proprietor, that is a single owner। लेकिन अगर हम क्लास 12th के सिलेबस को देखें तो देर आर 3 सेक्शंस। नंबर 1 सेक्शन इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग। एक पार्टनरशिप कैसे कैसे अकाउंटिंग करता है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। सेकेंड इज कंपनीज अकाउंटिंग। एक कंपनी, एक बॉडी कॉरपोरेट कैसे कैसे अपनी अकाउंट्स मेंटेन करके चलता है उसके बारे में हमको डिस्कस करके चलना है। एंड द थर्ड सेक्शन इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये एनालिसिस क्या होता है कि भैया हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बना लिया, हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तो बना लिया, बट वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का एनालिसिस करके एक कंपनी का स्ट्रेंथ, एक कंपनी का वीकनेस, उसको कैलकुलेट करना हमको सीख के चलना है। ठीक है सर। अगर मैं मार्क्स के एलोकेशन की बात करूं तो ये जो मार्क्स का एलोकेशन ये प्रीवियस ईयर दैट इज सेशन 23-24 के बेसिस पर है। भैया पार्टनरशिप से रिलेटेड अप्रॉक्स 30 से 35 मार्क्स का आता है, वेयर एज कंपनी से रिलेटेड अप्रॉक्स 25 से 30 मार्क्स का आता है। एंड स्पेसिफिकली एनालिसिस का जो पोर्शन है वो टोटल 20 मार्क्स का कंटेन करके चलता है। आपका टोटल 80 मार्क्स का रहता है। ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर के बेसिस पर बताया है। अभी तक सीबीएसई का ऐसा कोई सर्कुलर आया नहीं है, बट हमने जैसे सुना है कि आने वाले टाइम पे चीज़ें सेशन वाइज डिवाइड होगी। फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, फर्स्ट हाफ ईयर, सेकंड हाफ ईयर। फर्स्ट हाफ ईयर में कुछ चीज़ें आएंगी, सेकंड हाफ ईयर में कुछ चीज़ें आएंगी, बट उसके बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई सर्कुलर नहीं है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर के बेसिस पर ही इस चीज़ों को आपको डिस्कस करके चल रहे हैं। ठीक है सर। अगर मैं बात करूं पार्ट 3 की, जो कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसमें एक्चुअली ऑप्शनल है।
ऑप्शनल क्या है? आइदर यू कैन ऑप्ट फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर आप ऑप्ट कर सकते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ओके सर, ये जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। कैसे हम कंप्यूटर में एंट्री पास करते हैं, कैसे हम कंप्यूटर में अकाउंट्स बनाते हैं, ये पूरा उससे रिलेटेड है। अनफॉर्चुनेटली बिलासपुर सेक्टर में कोई भी स्कूल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अलाउ नहीं करता। बाय डिफॉल्ट आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही ऑप्ट करना पड़ता है। आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई बच्चा चाहता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ऑप्ट करने के लिए तो वो अपने स्कूल के टीचर्स से बात कर सकता है, बट मुझे नहीं लगता आपके स्कूल के टीचर्स अलाउ करेंगे ओनली फॉर अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। तो इसलिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बहुत ही चुनिंदा लोग लेते हैं। तो अलग से एक सेगमेंट बनाना, अलग से एक टीचर को अपॉइंट करना ओनली फॉर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज नॉट पॉसिबल। इसलिए स्कूल के टीचर्स, स्कूल आपको ये फैसिलिटी नहीं देते। तो आप मैक्सिमम स्कूल वाले ये 3 सेक्शन पढ़ेंगे, दैट इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कंपनीज अकाउंटिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके सर, रही बात बुक्स की, तो भैया एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम आपको स्पेसिफिकली एक बुक प्रोवाइड करेंगे, एक मॉड्यूल प्रोवाइड करेंगे विच इज स्पेसिफिकली फ्रॉम कोर एकेडमी पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम लोगों ने चीज़ों को 4 सेक्शन में बांटा हुआ है। एक तो टीएस गिरेवाल के क्वेश्चंस, सेकंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, थर्ड पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस एंड फोर्थ आईसीएआई का मॉड्यूल। अगर कोई बच्चा सीए बनना चाहता है, वो क्लास 11-12 से ही अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता है, तो वो आईसीएआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकता है, हमसे पूछ सकता है, हम सॉल्व करवाएंगे। गर्मी छुट्टी में स्पेसिफिकली हम उसका क्लासेस लगा के आपसे उसमें फोकस करवा के काम करके चलेंगे। ठीक है सर। लेकिन अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ 11-12 और फ्यूचर ओरिएंटेड है तो उसके लिए 3 पार्ट है। नंबर 1 टीएस गिरवाल के क्वेश्चंस, नंबर 2 पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस एंड नंबर 3 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है सर। रही बात आप अगर टीएस गिरेवाल की बात करें तो टीएस गिरेवाल में टोटल 3 मॉड्यूल होते हैं। नंबर 1 मॉड्यूल इज पार्टनरशिप का, नंबर 2 मॉड्यूल इज कंपनी का एंड नंबर 3 मॉड्यूल इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। लेकिन अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की तो एनसीईआरटी में सिर्फ 2 मॉड्यूल होते हैं। सेकेंड पार्ट इज एनालिसिस का एंड फर्स्ट पार्ट कंटेन्स पार्टनरशिप एंड कंपनी बोथ। ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा कोर्स, ये हो गया हमारे आउटलाइन क्लास 12th में हमको किस किस एरिया में ध्यान देना है उसके बारे में। तो अब सारे बच्चे इसे नोट कर लें ताकि इन फ्यूचर आप इसे रेफर कर सकते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ओके सर। चलो पहले तो हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करके चलेंगे। जो हमने अपने रेगुलर बैच में, जो हमने अपने नॉर्मल बैच में चालू किया है उसी को हम कंटिन्यू करके चलेंगे, दैट इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे दैट इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार एक पर्सन पार्टनरशिप में एंटर क्यों करता है, देखो अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप रन करता है, अगर वो अकेले बिजनेस को रन करता है तो सारा प्रॉफिट उसी बंदे का है, सारा लॉस, सारा रिस्क उसी बंदे का है। तो यार एक इंसान क्यों अपना रिस्क, क्यों अपना प्रॉफिट दूसरों के साथ शेयर करना चाहेगा? मतलब अदर वर्ड्स में एक इंसान पार्टनरशिप बिजनेस क्यों बनाना चाहेगा? तो तुम बोलोगे सर पार्टनरशिप बिजनेस हम इसलिए बनाना चाहेंगे ताकि कैपिटल ज्यादा मिले। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे एक बिजनेस चालू करना है जो 1000 रुपए का है। ठीक है सर, मेरे पास 800 रुपए है बट मेरे पास 1000 रुपए नहीं है, बट मेरे को 1000 रुपए चाहिए बिजनेस चालू करने के लिए। तो मैंने क्या किया, एक दूसरे बंदे को पकड़ा
जिसके पास 200 रुपये है। मैंने बोला भैया 200 वाला तू भी आ जा, मेरे पास 800 रुपये है। हम दोनों मिलके एक बिजनेस में लगाते हैं जो 1000 रुपये रिक्वायर्ड करता है। उस बिजनेस को चालू करते हैं। उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा, थोड़ा हिस्सा तू भी रख लेना, थोड़ा हिस्सा मैं भी रख लूंगा। तो ये हो गया हमारे लिए पार्टनरशिप। तो हमने पार्टनरशिप किया क्यों? द रीजन इज हमको ज्यादा कैपिटल चाहिए था। यस सर। अगर हमको एक पार्टनरशिप बिजनेस रन करना है, मतलब अगर हमको एक पार्टनरशिप में एंटर करना है, तो पार्टनरशिप का रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम 2 लोग होंगे। सेकेंड चीज कि भैया अगर आप पार्टनरशिप में आते हैं तो आपका कैपिटल बढ़ जाता है। एकदम सही जवाब है सर। तो हम लिखते हैं सबसे पहला वाई पार्टनरशिप। हम आखिर पार्टनरशिप करते क्यों हैं? दैट इज वाई पार्टनरशिप। पॉइंट नंबर 1, टू इंक्रीज अवर कैपिटल। पहला पॉइंट क्या है सर? वो हमारे कैपिटल को बढ़ा देता है। ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है और वो बिजनेस का रिक्वायरमेंट है 1000 रुपये। तो मैं क्या करूँगा? अगर मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो 2 बंदे हैं, मिस्टर ए, उसने कितना रुपये लगा दिया? 800 रुपये। एंड एक और बंदा है दैट इज मिस्टर बी, उसने कितना रुपये लगा दिया? दैट इज 200 रुपीज़। जैसे ही मिस्टर ए ने 800 लगाया, मिस्टर बी ने 200 रुपीज़ लगाया, बिजनेस तो स्टार्ट हो सकता है। इन दोनों को बोला जाएगा पार्टनर्स। इन दोनों को क्या बोला जाएगा? पार्टनर्स, क्योंकि दोनों ने मिल के बिजनेस को स्टार्ट किया है। ठीक है सर। तो पहला रीजन पार्टनरशिप हम क्यों चालू करते हैं? पहला रीजन इज इंक्रीज्ड कैपिटल। कैपिटल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है सर। सेकेंड रीजन समझते हैं। मान लो मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन सिर्फ पैसा सफिशिएंट नहीं होता बिजनेस चालू करने के लिए। एक्सपीरियंस भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए। मेरे पास पैसे तो हैं बट मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने क्या किया? ऐसे बंदे को ढूंढा जिसके पास एक्सपीरियंस तो है बट पैसे नहीं है। बिना पैसे के वो भी बिजनेस चालू नहीं कर सकता, बिना एक्सपीरियंस के मैं भी बिजनेस चालू नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया? अपना पैसा और उसका एक्सपीरियंस मिला के बिजनेस को क्या कर लिया? इनकॉर्पोरेट कर लिया, चालू कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ? मेरा जो डेफिशिएंसी था, मेरा डेफिशिएंसी था एक्सपीरियंस का, और उसका एफिशिएंसी था एक्सपीरियंस का। मेरा डेफिशिएंसी उसका एफिशिएंसी से कनेक्ट हो गया और हम बिजनेस को क्या कर पाए? चालू कर पाए। Then the second reason of starting a partnership is one's deficiency gets compensated with others' efficiency. Yes sir. तो लिखेंगे second reason why partnership, one's deficiency gets compensated with others efficiency। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मान लो मिस्टर ए के पास मनी तो है बट एक्सपीरियंस नहीं है। मिस्टर बी के पास एक्सपीरियंस तो है बट मनी नहीं है। तो दोनों मिल के, दोनों साथ में हो के एक पार्टनरशिप बिजनेस रन कर सकते हैं। तो जो साथ में मिल के वो बिजनेस कर रहे हैं उसी को ही हम पार्टनरशिप बोल के चलते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई सर। अगर हमको एक पार्टनरशिप बिजनेस चालू करना है तो हमारे पास आइदर कैपिटल ज़्यादा होने की रिक्वायरमेंट होगी, सेकंड हमारी कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होगी, तभी हम किसी दूसरे के साथ मिल के एक पार्टनरशिप चालू कर रहे हैं। यस सर। तो ये बात तो समझ में आ गया कि एक पार्टनरशिप बिजनेस हम चालू क्यों करते हैं। अब हम धीरे धीरे, चलो इसको भी आप लोग नोट कर लें।
चलो, अब हम आगे डिस्कस करके चलेंगे। सीधा हम पार्टनरशिप के डेफिनेशन पे आके चलेंगे। ओके सर, तो नंबर वन, पॉइंट नंबर वन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, a partnership is a double inverted comma relation between persons। पॉइंट नोट करेंगे सारे बच्चे। पर्सन्स का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा। एक अकेला बंदा पर्सन्स नहीं कहलाता, वो पर्सन कहलाता है। तो यहां पे डेफिनेशन जो दिया गया है वो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है कि आखिर हम एक पार्टनरशिप किसको बोलेंगे। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। देखो भैया, इस डेफिनेशन में डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये जो डेफिनेशन है ये एक कानून में लिखा गया है। कानून कौन सा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे धाराएं हैं। उसमें से सेक्शन नंबर 4 में लिखा गया है पार्टनरशिप का डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है? पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स के बीच का क्या है? रिलेशन है। अब क्योंकि यहां पे वो पर्सन्स वर्ड यूज कर रहा है तो यहां पे हम ये अज्यूम करेंगे, और जो एक्चुअलिटी भी है, कि भैया यहां पे दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री किए गए हैं, ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल, या फिर सारे मिल के बिजनेस रन करेंगे, सारे पार्टनर मिल के बिजनेस रन करेंगे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक बंदा सारे बंदों के बिहाफ में बिजनेस रन करेगा, बट बिजनेस तो रन होगा ही, तभी वो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप। ठीक है सर, तो यहां पे हमारे पास कुछ कुछ फीचर्स निकल के चलते हैं कि एक पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहला फीचर है टू और मोर पर्सन्स। अगर हम डेफिनेशन पे फोकस करें तो डेफिनेशन क्लियरली हिंट दे रहा है दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि उसने वर्ड यूज किया था पर्सन्स। तो एक पार्टनरशिप की फीचर क्या है? एक पार्टनरशिप कब कहलाएगा? जब दो या दो से ज्यादा लोग रहेंगे। ठीक है सर, तो लिखेंगे अ बिजनेस is said to be partnership if
देयर आर टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज़्यादा पर्सन हों। ठीक है सर। अगर मान लो मैं मिनिमम लिमिट आपसे पूछूं, मिनिमम लिमिट कितने होने चाहिए? सर दो होने चाहिए। मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? सर मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है, बट कंपनीज एक्ट 2013 ने मैक्सिमम लिमिट भी आपका सेट करके रखा है। बोला गया है 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं होने चाहिए। तो लिख लें उसको भी, नोट, देयर कैन बी maximum 50 partners according to Companies Act 2013। ठीक है सर। तो पहला फीचर, एक पार्टनरशिप कब कहलाएगा? जब दो या दो से ज्यादा होंगे। मैक्सिमम कितने होंगे? सर 50। ये कहां पे लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 में। आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। फटाफट आप ये डेफिनेशन लिखें एंड ऑल्सो ये फीचर्स को नोट कर लें। उसके बाद हम सेकेंड फीचर के बारे में डिस्कस करके चलेंगे। नाउ द सेकेंड फीचर इज प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग, देखो भैया, एक पार्टनरशिप तभी कहलाएगा जब उसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग हो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग ही नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, एक लैंड मुझे दिखा, अब मुझे वो लैंड खरीदना है, बट मेरे पास पैसे नहीं हैं, और वो लैंड का कॉस्ट है, वो लैंड का कॉस्ट है 1 करोड़। अब मेरे पास कितना पैसा है? सर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 80 लैक्स है। तो एक हो गया मिस्टर डैरिन एंड एक मान के चलो मिस्टर XYZ। मेरे पास केवल और केवल 80 लैक्स है, तो मैंने क्या किया? पूरा का पूरा 80 लैक्स उस लैंड में इन्वेस्ट कर दिया। मिस्टर XYZ के पास 20 लैक्स था, तो मिस्टर XYZ ने पूरा का पूरा 20 लैक्स उस लैंड में इन्वेस्ट कर दिया। पॉइंट नोट करना, हमारा इंटेंशन नोट करना। मेरा इंटेंशन था केवल और केवल उस लैंड में इन्वेस्ट करना। मिस्टर XYZ का भी इंटेंशन था केवल और केवल उस लैंड में इन्वेस्ट करना। हमारा इंटेंशन कभी भी उस लैंड को बेचने का नहीं था। नाउ द पॉइंट इज, क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगा? क्या हम दोनों, मतलब मैं और XYZ, पार्टनर कहलाएंगे? द आंसर इज नो। हम दोनों पार्टनर नहीं कहलाएंगे, हम दोनों कहलाएंगे को ओनर्स। को ओनर्स का मतलब क्या है? मल्टीपल ओनर। एक प्रॉपर्टी के दो ओनर हैं, दैट्स वाई वी आर कॉल्ड को ओनर्स, क्योंकि हमारा मंशा, हमारा इंटेंशन उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का था, हमें बेचने का नहीं था। तो भैया एक बिजनेस पार्टनरशिप कब कहलाएगा? जब मंशा बेचने की होगी, जब मंशा प्रॉफिट जनरेट करने का होगा, प्रॉफिट अर्न करने का होगा। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के इंटेंशन से चालू नहीं हुआ है, तब वो कभी भी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। ऐसे सिचुएशन में वो को ओनर्स कहलाएंगे आइदर, या फिर एनपीओ कहला के चलेंगे, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो लिख के चलेंगे, अ बिजनेस इज सेड टू बी पार्टनरशिप if
there is profit sharing ratio. In case of no profit motive, such business is not partnership. It is a NPO. NPO का फुल फॉर्म है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है सर, तो फटाफट आप ये भी लिख के चलेंगे। तो मैंने अभी तक आपको दो फीचर्स के बारे में डिस्कस किया है कि भैया एक पार्टनरशिप तभी कहलाएगा जब दो या दो से ज़्यादा लोग रहेंगे, पहला फीचर। सेकंड फीचर मैंने आपको बताया कि एक पार्टनरशिप तब कहलाएगा जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग ही मुद्दा नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट, थर्ड सी, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? जैसे मान लो तीन पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तीनों लोगों ने सोचा कि हम साथ मिलके बिजनेस करेंगे। तो आइदर पहला ऑप्शन सारे मिलके काम कर सकते हैं, या फिर कोई एक बंदा दैट इज मिस्टर ए सारे के भी हाफ में, मतलब मिस्टर बी और मिस्टर सी के भी हाफ में बिजनेस को रन कर सकता है। यहां पे एक म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए बिटवीन पार्टनर्स। अगर वो कनेक्शन है तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। अगर वो कनेक्शन नहीं है, सब बोल रहे भाई हम अपना अपना काम करेंगे, तब वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। देयर शुड बी अ म्यूचुअल एजेंसी, देयर शुड बी अ कॉमन कंसेंट बिटवीन ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है सर, तो उसको भी लिख देते हैं। अ बिजनेस इज said to be partnership if there is mutual agency. Example, Mr. A and Mr. B both decided to run business individually, not for each other. Then in such case they are not partners. ऐसे केस में वो पार्टनर्स नहीं हैं। म्यूचुअल एजेंसी का होना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर म्यूचुअल एजेंसी प्रेजेंट नहीं है, सब अपना अपना मनमानी करने के लिए लगे हुए हैं, तब हम उसको पार्टनरशिप कभी नहीं बोलते। ठीक है सर। तो भैया हमने सबसे पहला काम क्या देखा? एक पार्टनरशिप का डेफिनेशन देखा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या बोलता है पार्टनरशिप का डेफिनेशन? सर पार्टनरशिप इज द रिलेशन, एक संबंध है बिटवीन पर्सन्स, पर्सन मतलब दो या दो से ज्यादा, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जो एग्री किए हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, आइदर सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक बंदा सबके बिहाफ में मिलके काम कर रहा है, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है सर। एक चौथा पॉइंट भी होता है, उसे भी आप नोट कर लें, दैट इज लाइबिलिटी। इन अ पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इसका क्या मतलब है?
ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट नोट लिख लें आप। इंडिविजुअली इंडिविजुअली मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर कॉल्ड partners and collectively they are called partnership firm। देखो भैया, मान लो दो लोग हैं, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। इन्होंने सोचा एक पीस ऑफ लैंड खरीदेंगे। ठीक है सर, इस लैंड को हमने 1 करोड़ में खरीद लिया। मिस्टर ए ने 80 लाख लगाया, मिस्टर बी ने 20 लाख लगाया। अब तुम बोलोगे सर ये तो पार्टनर है नहीं, ये तो को ओनर है। बेटा मोटिव सुन लो, मंशा सुन लो। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने लैंड में ज़रूर बिजनेस में लैंड में इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, बट फॉर द पर्पस ऑफ सेल वो चाह रहे हैं कि इस लैंड को काट के बेचेंगे या फिर एक सोसाइटी जनरेट करेंगे और सोसाइटी में जो फ्लैट्स बनते हैं उसको बेच देंगे। तो बेटा यहाँ पे तो बिजनेस इन्वॉल्व हो गया। तो अगर बिजनेस इन्वॉल्व हो गया है मतलब ए और बी मिल के क्या कहला लेंगे, पार्टनरशिप। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि बिजनेस इन्वॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे मुद्दा ये है, मिस्टर ए और मिस्टर बी इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स। इंडिविजुअली उन लोगों को क्या बोला जाएगा, पार्टनर्स। लेकिन अगर मैं बात एक साथ की करूं, कलेक्टिवली एक साथ वो क्या कहलाएंगे, पार्टनरशिप फर्म। एक साथ वो एक पार्टनरशिप फर्म कहलाएंगे, दैट इज एक बिजनेस कहलाएंगे। ठीक है सर, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई गेस। इंडिविजुअली उन्हीं लोगों को पार्टनर बोला गया है, कलेक्टिवली उन लोगों को पार्टनरशिप फर्म बोला गया है, मतलब बिजनेस बोला गया है। ठीक, अब मुद्दा ये उठता है, ध्यान से सुनना। मान लो मिस्टर ए का पार्टनरशिप फर्म मतलब बिजनेस का एक लाइबिलिटी है टोटल 50 lakhs का। ध्यान से सुनना बेटा, बिजनेस की लाइबिलिटी है 50 lakhs की। अब प्रॉब्लम क्या है समझना, बिजनेस में उतने पैसे है ही नहीं। बिजनेस में मनी सिर्फ और सिर्फ 10 lakhs का है। अगर मैं 10 लाख का पैसा 50 लाख को पे करने में लगा भी दूं, फिर भी मेरे पास पेंडिंग लाइबिलिटी कितने की है सर, 40 lakhs की पेंडिंग लाइबिलिटी है। अब ये 40 lakhs की पेंडिंग लाइबिलिटी पटाएगा कौन, तो भैया पार्टनरों को अपना इंडिविजुअल एसेट्स बेचना पड़ेगा। जैसे मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, तो मिस्टर ए और मिस्टर बी को अपना घर, अपना इंडिविजुअल संपत्ति बेच के ये फर्म की लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, तभी इनको बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब एक पार्टनरशिप का अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, मतलब एक पार्टनर को अपने पर्सनल एसेट भी बेचने पड़ सकते हैं टू पे द फर्म्स लाइबिलिटी। ठीक है सर, तो अगर ये 4 फीचर्स किसी भी बिजनेस में रहा तो हम उसे पार्टनरशिप बिजनेस बोल के चलेंगे। तो आप यहां पे लिख लें, लाइबिलिटी के अंदर अ पार्टनरशिप liability of partners are unlimited, which means the personal asset can be sold to pay off the business liability। फटाफट आप इसे लिख लें,
और अगर कहीं पे भी आप लोगों को लगता है कि सर लिखने का मौका नहीं मिला, हम तो सुन ही रहे थे, तो आप बेटा प्रीवियस जाके नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप सारे बच्चों को कमिट किया हुआ है, जिन भी 3 बच्चों का नोट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड रहेगा विथ थ्योरी विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, हम उन बच्चों को 10,000 रुपीज़ का अवार्ड दे के चलेंगे। दिस इज़ पर्सनली फ्रॉम माई साइड। मैं उनका कॉपी 10,000 में खरीद लूँगा। 3 बच्चों के लिए कमिटमेंट है। जो भी 3 बच्चा बहुत अच्छा नोट्स मेंटेन करके चलेगा, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, उन 3 बच्चों का हम कॉपी को 10,000 में खरीद लेंगे। ठीक है सर। हाँ, एक चीज़ बता दूं भैया, ये जो मैंने कमिटमेंट दिया है ये मेरे पर्सनल लाइबिलिटी है, इसमें कोर एकेडमी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे हम कोर एकेडमी से 10,000 रुपये नहीं लेंगे। ठीक है सर। लिख लिए होगे। अब एक बार ना रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक। मुद्दा ये है बेटा, हमको चालू करना है पार्टनरशिप। अब दिमाग में आता है पार्टनरशिप क्यों चालू करना है। 2 मुद्दे हो सकते हैं, सर ज़्यादा पैसा चाहिए तो पार्टनरशिप चालू कर रहे हैं। सेकंड मुद्दा, हमारे में कोई कमी है, उस कमी को कोई दूसरा फुलफिल कर रहा है, इसलिए हमको पार्टनरशिप चालू चाहिए। अब एक पार्टनरशिप को पार्टनरशिप कब कहा जाएगा, तो इसका एक डेफिनेशन लिखा गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। बोला गया है पार्टनरशिप इज द रिलेशन, एक संबंध है बिटवीन पर्सन्स, पर्सन्स मतलब 2 या 2 से ज्यादा, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जिन्होंने एग्री किया कि क्या शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे, ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल, आइदर सारे लोग मिलके काम करेंगे और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक बंदा ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन काम करके चलेगा। एक पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप तभी कहलाएगा जब 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे। कितना ज्यादा होना चाहिए, ये उसका फीचर्स है। 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए, सर ये 50 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। ठीक है सर। अगर 2 लोग नहीं है तो सर वो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप के ये एसेंशियल फीचर्स हैं, ये तो फुलफिल होने ही चाहिए। सेकंड, सर पार्टनरशिप में ना प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। जैसे ए और बी 2 लोग ने मिलकर लैंड में इन्वेस्ट किया, मोटिव इन्वेस्टमेंट का था, तो वो पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे, वो को ओनर्स कहलाएंगे। अगर मोटिव उस लैंड को बेचने का है और बेच के प्रॉफिट कमाने का है, तब उन दोनों को हम पार्टनर बोलते, बट इन्वेस्टमेंट के लिए हम उनको पार्टनर नहीं बोलेंगे। इसका यह मतलब है कि एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज मस्ट, होना ही चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। सेकंड, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यह है कि आइदर एक सबके लिए काम करेगा या फिर सारे मिल के काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि सब लोग अपना अपना मनमानी कर रहे हैं। मिस्टर ए अपना बिजनेस चला रहा है, मिस्टर बी अपना बिजनेस चला रहा है, बोल रहे हैं हम अलग अलग हैं, तो उन दोनों को हम पार्टनर नहीं बोलेंगे। एक म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, सब आपस में भाईचारे से रहना चाहिए, भाईचारे से एक दूसरे के लिए कमाना चाहिए, तभी हम उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। लास्ट फोर्थ फीचर्स, एक लाइबिलिटी क्या होती है पार्टनरशिप की, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब यह है कि अगर फर्म का कोई डेप्ट है, फर्म का कोई लोन है, उस लोन को सारे पार्टनर मिल के पे करेंगे, अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के पे करेंगे, बट पे तो करके रहेंगे क्योंकि उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है सर। अब ये जो लाइबिलिटी वाला मुद्दा है ना बेटा, इस लाइबिलिटी वाले मुद्दे में थोड़ा सा विवाद है। विवाद ऐसा है कि यहां पे एक लिमिटेड लाइबिलिटी हाइब्रिड पार्टनरशिप भी आया हुआ है, उसके बारे में भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। तो लाइबिलिटी में बस आप स्टार मार्क कर ले, इसको हम आगे चल के और एडवांस में डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है सर। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि एक बिजनेस को पार्टनरशिप कब कहा जाता है। ओके। अब मुद्दा उठता है, सर मुझे एक पार्टनरशिप बनाना है, तो कैसे बनाना चाहिए, क्या
फॉलो करना चाहिए, क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, वो हमको समझा दो। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, हाउ टू मेक अ पार्टनरशिप बिजनेस। एक पार्टनरशिप बिजनेस कैसे बनाएं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो भैया आपको दो लोग चाहिए। मान लो एक है मिस्टर ए एंड सेकंड इज मिस्टर बी। दो लोग तो चाहिए भैया, मिनिमम दो लोगों का रिक्वायरमेंट तो है ही। दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम एक बिजनेस चालू करें साथ में मिलके, दैट इज ए बी एसोसिएट्स। दोनों ने मिलके एक बिजनेस चालू कर लिया, ए बी एसोसिएट्स। अब याद रखना भैया, दोस्ती एक जगह है, धंधा एक जगह है, बिजनेस एक जगह है। अगर साथ मिलके काम करने का सोचे हो तो लिखा पढ़ी कर लो, मतलब एक एग्रीमेंट बना लो बिटवीन पार्टनर्स। इंडिविजुअली मिस्टर ए क्या कहलाएगा? पार्टनर। मिस्टर बी क्या कहलाएगा? पार्टनर, क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस चालू किया है। कलेक्टिवली दोनों को साथ में क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप फर्म। ये मैंने आपको समझाया है, दोनों को साथ में पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा। ठीक है सर। अब अगर दोनों ने मिलके बिजनेस चालू करने का सोचा है तो दोनों को मिलके एक एग्रीमेंट बना लेना चाहिए। एग्रीमेंट। अब समझना, कानून में ये एग्रीमेंट का होना जरूरी नहीं है। दिस एग्रीमेंट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप बनाना चाहते हो तो बनाओ, अगर आप बनाना नहीं चाहते तो मत बनाओ, सीधी सीधी बात है। बट कॉन्सिक्वेंसेस सोच लो भैया। अगर आप पार्टनरशिप नहीं बनाते, एग्रीमेंट नहीं बनाते, और अगर लड़ाई हो जाए तो दोस्त दोस्त ना रहा, कुछ भी हो सकता है भैया। तो इसलिए एग्रीमेंट बना लेना चाहिए। भले कानून में लिखा है मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बना लेना चाहिए। वो एग्रीमेंट अगर आप बनाना चाहते हो तो वो एग्रीमेंट दो प्रकार के बन सकते हैं। नंबर 1 ओरल, नंबर 2 रिटर्न। अगर आप एग्रीमेंट बनाना चाहते ही हैं तो दो प्रकार के एग्रीमेंट बन सकते हैं, एक ओरल एग्रीमेंट एंड सेकंड इज रिटर्न एग्रीमेंट। अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं तो आपको 500 रुपये का स्टैम्प पेपर, 5,000 सॉरी, 5,000 रुपये का स्टैम्प पेपर में प्रिंट करना पड़ेगा, तब जाके वो वैलिड हो जाएगा। और ऐसे एग्रीमेंट को, प्रिंटेड एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या बोला जाता है उनको? पार्टनरशिप डीड, या फिर एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है सर। मतलब यह है कि सर अगर दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो क्या बना लो? एग्रीमेंट बना लो। उसी एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। एग्रीमेंट मैंडेटरी नहीं है, बनाने का मन है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ। लेकिन अगर बनाना चाहते ही हो तो दो प्रकार के बन सकते हैं, आइदर ओरल और रिटर्न। ठीक है सर। नेक्स्ट, अगर हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना लेते हैं तो हमारे पास चॉइस है कि हम उस एग्रीमेंट को क्या कर सकते हैं? रजिस्टर। हम उस एग्रीमेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन कराना भी मैंडेटरी नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी। ये भी आपका मैंडेटरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराना है तो कराओ, नहीं कराना है तो मत कराओ, आपकी इच्छा है। कानूनी तौर पे ये कोई मोटिव नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है सर। अगर हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते ही हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने के दो कानून हैं। नंबर 1 कानून इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, second is limited liability partnership 2008।
एक्ट। तो बेटा अगर आपको कहीं पे भी इच्छा है कि सर हमको एक पार्टनरशिप बिजनेस बनाना है, तो ये एक प्रोसेस, ये एक फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया कि आप क्या क्या काम करके चलेंगे, फिर जाके आपका पार्टनरशिप रेडी हो पाएगा। सबसे पहले दो लोगों को इकट्ठा करो, दो लोग मिलके एग्रीमेंट बना लो। नहीं बनाना चाहते मत बनाओ। अगर बनाना चाहते हो तो इट कैन बी आइदर ओरल और इट कैन बी आइदर रिटन, रिटन या ओरल एग्रीमेंट बना लो। उसके बाद एग्रीमेंट बनाने के बाद यू कैन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड, रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन कराने के दो कानून हैं। नंबर वन इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड द सेकंड रूल इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। रजिस्ट्रेशन कराना भी मैंडेटरी नहीं है, कराना चाहते हो तो कराओ, नहीं कराना चाहते हो तो मत कराओ। वेरी वेरी सिंपल। ओके सर, एक काम करते हैं अपन, 1 घंटा तो हो ही गया होगा अप्रोक्स शायद सारे बच्चों लोगों को। हमने अभी तक जो जो चीज़ें पढ़ी है एक बार उसको ना एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हमने, छोटा 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 करके हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। वो सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो हमारा 1 घंटे का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। फिर 1 घंटे का और लेक्चर बना लेंगे जिसमें हम आगे का बात करके चलेंगे। फिर सीधा सीधा हिसाब है भैया, हम कहीं ना कहीं शायद अपने रेगुलर बैच के समान हो जाएंगे। इतना हमको बेसिक नॉलेज हो जाएगा कि हम अपने रेगुलर बैच में एनरोल हो सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं। ओके सर, ठीक है। तो फटाफट क्लास वाइंड अप करने से पहले सारे बच्चे को वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली पार्टिसिपेट करना है, साथ साथ में बोलते जाना है कि भैया हमने जो जो चीज़ें पढ़ा मैं भी रिवाइज करूंगा, आप भी रिवाइज करेंगे, फिर ही हम इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। पहला चीज़ सर, क्लास 11th में हमने सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ा था, क्लास 12th में हमको पढ़ना है पार्टनरशिप के बारे में। अब मुद्दा उठता है वाई पार्टनरशिप, क्यों बनाना है पार्टनरशिप। पॉइंट नंबर 1, कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड, कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नंबर 2, एक का डेफिशिएंसी दूसरे के एफिशिएंसी के साथ क्या हो जाएगा, कंपनसेट, इसलिए हमको क्या बना लेना चाहिए, पार्टनरशिप। सेकंड चीज, अगर हमने कोई पार्टनरशिप बनाया है, वो पार्टनरशिप कब कहलाएगा, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके डेफिनेशन क्या है, एक बिजनेस को पार्टनरशिप कब बोला जाएगा। इसका डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दिया हुआ है, जहां पे लिखा है पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव कैरीड partnership is relation between persons who have agreed to share profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। फिर से बोलेंगे, सारे बच्चे साथ में मिल के बोलेंगे। बोलेंगे, पार्टनरशिप इज relation between persons who have agreed to share profit carried on by all or any one of them acting for all। तो ये डेफिनेशन में बहुत सारे फीचर्स इन्वॉल्व है। पहला फीचर क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। कितने ज़्यादा होने चाहिए, तो सर मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ये कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। सेकंड फीचर ये है कि सर प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। अगर प्रॉफिट ही मुद्दा नहीं है, प्रॉफिट कमाना ही मुद्दा नहीं है, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। थर्ड, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए कि सर सारे मिलके एक दूसरे से लिए काम करें, या फिर कोई एक सारे के भी हाफ में काम करें। मुद्दा है सब मिल के, मिल बांट के काम करें, ऐसा ना हो कि सब अलग अलग अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, वैसे पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। एंड द लास्ट इज लाइबिलिटी। एक लाइबिलिटी पार्टनरशिप की क्या होती है, अनलिमिटेड। इसका क्या मतलब है कि अगर फर्म का कोई लाइबिलिटी है, बिजनेस का कोई लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए पार्टनरों को अपना पर्सनल एसेट्स भी क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, बट वो पार्टनरशिप की लाइबिलिटी जरूर पेमेंट होगी। ठीक है सर। इंडिविजुअली हम उसको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। कलेक्टिवली साथ में मिलके हम उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस। ठीक है सर। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हमको एक पार्टनरशिप बनानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 या 2 से ज्यादा लोग लाओ,
पार्टनरशिप डीड बना लो, दैट इज एग्रीमेंट बना लो। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है। एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आपने एग्रीमेंट बनाया है तो आप अपने एग्रीमेंट को रजिस्टर भी करा सकते हो, आइदर अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या फिर अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। दो कानून हैं, दोनों कानून के अंदर आप किसी भी कानून में अपने आप को एनरोल करा सकते हो। ओके सर, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बाकी रिवीजन, बाकी क्लासेस हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।